स्टार्ट करेंगे। तो पहले वास्तविक संख्या को हम जान लेते हैं। तो किताब को साइड करते हैं। देखो बच्चों, पहले क्या होती है वास्तविक संख्या में, क्या होती है वास्तविक संख्या क्या होती है, पहले हम संख्या के बारे में जानते हैं। पहले हम संख्याएं के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, संख्या दो प्रकार की होती है। संख्या कितनी होती है? दो होती है। एक संख्या होती है वास्तविक, क्या होती है? वास्तविक संख्या। एक वास्तविक संख्याएं, और दूसरा होता है क्या? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ओके, तो बच्चों वास्तविक दो संख्या होती है, ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है। तो संख्या हमने यहाँ पर लिया, संख्या दो प्रकार की, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो पहले हम काल्पनिक संख्या के बारे में जान लेते हैं कि आखिर काल्पनिक संख्या क्या होती है। हालांकि 10th क्लास में काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है, ये आप 12 में जाएंगे तो अब आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। तब पर भी काल्पनिक संख्या के बारे में हम डिटेल में आज कुछ प्रोसेस को बता देते हैं। देखो बच्चों, अगर काल्पनिक संख्या में कोई संख्या लेने के लिए रहेगा, जैसे कि x² + 2 = 0, तो हम x का मान कैसे निकालेंगे? तो x का मान बच्चों कैसे निकालेंगे? तो x² अब बराबर, ये प्लस है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके, ये माइनस हो गया तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x बराबर ±√-2 लिखेंगे। तो सर बोलिएगा आप लोग कि सर इसका तो कोई मान निकल के नहीं आया, इसका तो कोई मान निकल कर नहीं आया। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसी चीज़ को उत्पत्ति होती है, और यही चीज़ क्या होती है? उत्पत्ति होती है काल्पनिक संख्या की। और यही चीज़ क्या उत्पत्ति होती है? काल्पनिक संख्या की। यही चीज़ जो निकल के आया, यही चीज़ जो होती है काल्पनिक संख्या की उत्पत्ति होती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं वास्तविक संख्या में। अब वास्तविक संख्या में क्या आती है? तो देखिए, वास्तविक के अंतर्गत जो होती है कुछ संख्याएं होते हैं, जैसे कि एक होती है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। ओके, दूसरा क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ये वास्तविक संख्या के अंदर में आ रही है, पूर्ण संख्या होती है। ओके, तीसरा क्या होती है? तीसरा में आते हैं परिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या। चौथा में आता है अपरिमेय संख्या। और 5 में आता है क्या? पूर्णांक संख्या। ओके, ये हमारा वास्तविक संख्या के अंदर में आता है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्ण संख्या। तो अब प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लेते हैं। हालांकि कक्षा 5, 6, 7 में आप पढ़ते आ रहे हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तब पर भी हम आज इसे रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारा बेस कंप्लीट हो जाए। देखो बच्चों, रटने से आपको कुछ नहीं होगा। रट के आप चाहेंगे कि एग्जाम में लिख लेंगे तो पास तो हो जाइएगा, मगर आपको ज्ञान अच्छा नहीं होगा। आगे चलकर अगर आपको किसी को पढ़ाना हो, अपने बच्चे को पढ़ाना हो, अपने बच्चे कुछ पूछ दिया इसके बारे में, तो आप तो रट के पास हो गए, ठीक है। अगर उस समय आपको क्या होगा कि इसके बारे में नहीं जानकारी रहेगा तो आप नहीं बता पाएंगे। तो बच्चों, पहले हम इसको अच्छे ढंग से समझते हैं, पहले हम रटेंगे नहीं, इसको समझते हैं। तो चलिए, हमें आता है प्राकृतिक संख्या। तो पहले हम प्राकृतिक संख्या को जान लेते हैं। पहले हम इसे जान लेते हैं। ओके, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या को हम क्या करते हैं बच्चों? n से सूचित करते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं, n से हम सूचित करते हैं, इसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल में ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या आखिर है क्या? तो नेचुरल नंबर इंग्लिश में से बोला जाता है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या जो होती है हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये और हो सकता है, बहुत सकता, इतना हो सकता है कि हम इसे
गिन नहीं पाएंगे। प्राकृतिक संख्या इतना होता है कि हम जीवन भर गिन नहीं पाएंगे। ओके, उसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ओके, आई होप समझ गए होंगे। अब चलते हैं पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या क्या कहती है? पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर उसे कहा जाता है। और होल को हम क्या से डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। अब देखो होल नंबर के क्या होती है, तो वो इसका एक ट्रिक होता है 0 + n। ये आपको ट्रिक याद रखना है बच्चों, ये आपको ट्रिक याद रखना है। अब कोई भी पूर्ण संख्या लिखना हो तो पहले 0 लगा दो। 1 2 3 4 5, ये सब हमारा क्या हो गया बच्चों? ये सभी जो है पूर्ण संख्या है। और हो सकता है ये ज़्यादा सा बात है कि पहले 0 लग गया, वो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 और हो सकता है, बहुत हो सकता है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, ये आपको रटता नहीं रहे, ये आपको हम समझा रहे हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ओके, अब चलते हैं इस पे पहले ये वाला इसके बारे में बता देते हैं 5 क्वेश्चन का पूर्णांक क्या होती है, तब इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए उसके बाद होता है पूर्णांक संख्या। समझते हैं पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या में क्या बच्चों होता है? पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या को हम क्या से सूचित करते हैं? इंग्लिश में Z से करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? Z से करते हैं। ओके, पूर्णांक संख्या को। तो अब देखिए पूर्णांक संख्या में यहाँ पर पहले हम ले लेंगे 0, ओके, 1 2 3 4, और फिर क्या होती है? इधर होगा -1 -2 -3 -4, ऐसे होता है पूर्णांक संख्या। ओके, ऐसे होता है पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत नहीं है। आप पूर्णांक के बारे में जानेंगे कि 0 1 2 3 4, और हो सकता है उसे पूर्णांक संख्या -1 -2 -3 -4, ये सब हमारा पूर्णांक संख्या है। चलिए अब मेन मुद्दा क्या होती है? अब मेन मुद्दा होता है हमें परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आखिर है क्या? परिमेय संख्या आखिर है क्या? और इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले परिमेय बहुत मुश्किल है, आपको जानना जरूरी है कि परिमेय संख्या होता है क्या। ओके, तो परिमेय संख्या के बारे में आप जानते हैं बच्चों। अब जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या क्या है। जब आप परिमेय संख्या जानेंगे उसी तो आप अपरिमेय भी जान जाएंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है पहले जान लेते हैं। तो देखो बच्चों, परिमेय संख्या क्या होती है? प्रत्येक संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू, जहाँ Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या का नियम है कि उसे हम पूर्ण P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के बराबर आ जाता है उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ओके, वह P जो है P व Q पूर्णांक होता है। P और Q क्या होता है? पूर्णांक होता है। या इसका एचसीएफ जो होगा, इसका एचसीएफ P और Q का एचसीएफ जो होगा आपका हमेशा 1 होना चाहिए। जब भी हम परिमेय को पता करना है तो उसे P/Q के रूप में होना चाहिए, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होता है। और उसका जब भी हम एचसीएफ निकालें P और Q का, उसका हमेशा एचसीएफ 1 होता है। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या समझते हैं बच्चों, जैसे में समझ लेते हैं 0। तो 0 हमारा क्या है? 0 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा, ओके। अब 1/0 ये बाटा के रूप में है, तो हमें Q का मान क्या आ गया? 0 आ गया। यहीं पे लिखे देखिए, जहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए कितना? 0। तो 1/0 ये है, तो ये तो हमारा Q आ गया 0। ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अच्छा, 1/3
ये हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में हम दर्शा रहे हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। अच्छा बच्चों, ये हमारा एक एग्जाम्पल है 2/4। तो 2/4 जो है क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप लोग कहेंगे कि हाँ ये परिमेय संख्या है, मगर मैं कह रहा हूँ कि ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, इसका मतलब ये हो सकता है, देखिए इसका मतलब ये हो सकता है कि इसका हम लिखेंगे 2 × 1 = 2 एक बार में, और 2 × 2 = 4। 1/2 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। फिलहाल हम 2/4 को परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। इसका 2/4 का रूप, संकेत रूप ये 1/2 होती है, ये परिमेय संख्या है। इसका अगर एचसीएफ हम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं तो 2 और 4 जो है ये 2 से भी कटेगा, 4 भी 2 से कटेगा, तो इसका हमेशा जो होगा आपको भाग देने पर ये हमारा एचसीएफ इसका आएगा 2 आएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा? इसका एचसीएफ हमेशा 2 आएगा। कितना आएगा? 2। और जहाँ मगर इसका शेष कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका शेष हमें 1 नहीं आ रहा है। यहाँ पर बात समझा करो बच्चों, यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर 2 और 4 का हम एचसीएफ निकालते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर 2 से हम 4 का एचसीएफ निकालते हैं तो 2, यहाँ 2 × 2 = 4, हमें क्या आ गया? यहाँ 0 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? R, ये हमारा क्या हो गया? Q हो गया। ओके, तो इतना 0 यहाँ पर हमें 1 आना चाहिए था। एचसीएफ जब भी हम लिखवाएं कि यहाँ पर देखिए एचसीएफ हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, बट यहाँ पर हमें कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 0, इसलिए हम 2/4 को परिमेय संख्या नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसका 1/2 परिमेय संख्या है, मगर 2/4 को हम परिमेय संख्या नहीं कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों आप यहाँ तक क्लियर समझ गए होंगे। तो बच्चों अब देखते हैं क्या? अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या को समझते हैं। अपरिमेय संख्या भी समझ लेते हैं, अपरिमेय संख्या भी समझ लेते हैं कि अपरिमेय संख्या भी क्या है। अपरिमेय संख्या को, परिमेय तो आप समझ गए। अब देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जितनी भी अभाज्य संख्या है, लिख लेते हैं अपरिमेय, जितनी भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, वो सभी को अनुरूट में लिखते हैं। वो सभी को क्या में लिखते हैं? अनुरूट में लिखते हैं। जितने भी अभाज्य संख्या और सभी अभाज्य संख्या को क्या में लिखेंगे? अनुरूट में। जैसे कि लिख लेते हैं क्या? √2 ये हमारा अपरिमेय संख्या है। √3 ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। कहा जाए कि 2 जो है हमारा अभाज्य संख्या है, 3 हमारा अभाज्य संख्या है। ये सभी अभाज्य संख्या है और सभी को अनुरूट में लिखते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। ओके, ये सब हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो बस अब देखो बच्चों, और ये भी है 1.0010001 और आ सकता है। ये हमारा क्या है? तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या ही है। ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या ही है। ओके, तो अपरिमेय के बारे में भी जान गए, परिमेय के बारे में भी जान गए, पूर्ण संख्या के बारे में जान गए। ओके, प्राकृतिक संख्या के बारे में जान गए। आप ये सभी के सभी मतलब समझ गए। काल्पनिक के बारे में बताएं, काल्पनिक के बारे में भी समझ गए। हालांकि काल्पनिक संख्या हमें जब 11th में जाएंगे तब हमें इसे पूरा डिटेल में जानना होगा। हालांकि अभी 10th में है तो यही संख्या को हमें लेकर चलना है। जितना है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, यही सब को हम 10th में पढ़ना है। ओके, तो चलिए अब आता है बच्चों एक और आता है जिसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। उसे क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन परिमेय कहते हैं। तो चलिए यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में भी जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होती है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है। ओके, तो देखो बच्चों, यूक्लिड विभाजन क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन कहता है कि 2 संख्या लिया जाता है। यूक्लिड विभाजन, एक ए ले लिए
और एक बी ले लिए, ये हम दो संख्या ले लिए। ओके, तो यूक्लिड विभाजन कहता है कि बड़े वाले नंबर को किस प्रकार लिखेंगे। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ये जो है ये हमारा ए जो है बी से बड़ा है। यूक्लिड विभाजन कहता है कि ए जो है बी से क्या है, बड़ा है। तो जब भी बड़ा रहे तो उसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं बच्चों, ये हमारा जो है, ये हमारा तो बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। ये कहता है ए बराबर, जब ए बड़ा है तो इसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। ओके, जहाँ बच्चों क्या होता है, आर जो है, ये आर जो है बी से हमेशा बड़ा रहता है, बी से बड़ा रहता है, आर का मान जो होता है बी से बड़ा होता है। ओके, या जीरो या जीरो से बड़ा होता है आर जो होता है। बात समझ रहे हैं ना। यूक्लिड विभाजन ये कहता है कि बड़े वाले नंबर को किस प्रकार लिखेंगे। तो 12 वाला नंबर ए जो है बी से बड़ा है, तो ए को हम इस फॉर्म में लिखते हैं जहां आर का मान जो होता है बी से बड़ा होता है, या जीरो से बड़ा होता है। ओके, ये है हमारा यूक्लिड विभाजन। चलिए एक उदाहरण में लेकर समझते हैं ताकि हम यूक्लिड विभाजन के बारे में जान जाएंगे। ओके, एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं, ये हमारा 5 है और ये हमारा 2 है, ये 12 है ए, ये छोटा है बी। अब हम इसको भाग देते हैं, देखिए यहाँ पर भाग देते हैं, 2 भागा यहाँ पर हम 5 दिए। ओके, तो 2 दूना 4 हो जाएगा बच्चों। अब इसको घटाएंगे तो 1 आ गया, इसे हम क्यू बोलते हैं और इसे हम आर बोलते हैं। हालांकि देखो बच्चों, क्यू को बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं, भागफल, और आर को बोलते हैं शेषफल, क्या बोलते हैं, शेषफल। ओके, तो हमारा भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है यहाँ पर 1 आया, तो इसको हम यूक्लिड विभाजन से चलेंगे। अतः यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा। ओके, यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा हमारा 5 है, तो 5 को कैसे लिखेंगे, तो हमें अब यहाँ पर समझना है, ये हमारा कितना है 2 है, तो 2 गुने कितना आया है बच्चों, भागफल हमें 2 आया है, यहाँ पर 2, अब प्लस क्या हो जाएगा, देखिए इस फॉर्म में लिखना है, प्लस आर कितना है 1 है, तो 1 लिखे। ओके, यहाँ तक समझ गए। तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 दूना 4 और 4 1 क्या हो जाएगा 5, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS, दोनों बराबर हो गया। ओके, तो यूक्लिड विभाजन आपको ये रूप में कहता है। तो आप यूक्लिड विभाजन के बारे में भी समझ गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों आज हम उसी प्रकार 1.1 के आज सोल्व करेंगे, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको हर साल ये 1.1 का प्लस 1.1 का 3 मैथ है, और तीनों में से आपको कोई एक पूछ सकता है, या तो फर्स्ट या तो लास्ट, 3 या तो फर्स्ट को हम हर साल चेक करते हैं, तो ये दोनों में से कोई एक, ये 3 में से कोई एक जरूर पूछ देता है, और बहुत ही फर्स्ट और थर्ड मोस्ट है। तो आप इसे अच्छे ढंग से समझ लें, रटे मत, रटने से आपको 1 से 2 दिन याद रहेगा, परीक्षा में तो रट कर जाकर लिख देंगे, मगर आपके पास उतना ज्ञान नहीं होगा, आगे चलकर किसी को पढ़ाना होगा बच्चों। तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, ओके, और समझें। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं और बनाना चालू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को उतार लेते हैं, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन से हमें चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 135 व 225 है। अपने पास किताब अवश्य रखें बच्चों, ताकि आपको समझने में बहुत अच्छे ढंग से समझ जाए और
आंसर आप मिला सकते हैं। तो देखिए 135 व 225 है, इसको हम यूक्लिड विभाजन से निकालते हैं। तो देखिए अब हम कहाँ हल देते हैं, ओके। हमें क्या लिखा है, 225 जो है 135 से क्या है अभी बताएं, 12 है। 225 जो है 135 से 12 है। तो हम यूक्लिड विभाजन परिमेय से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेय से चलते हैं, ओके। तो हमारा 225 है बराबर, अब इसको देखिए भाग देते हैं 135, ये 225 है, भाग देते हैं, एक बार में लगाएंगे 135 होगा, घटाते हैं 5 में से 5 किया 0, 12 में से 3 गया 9, कट गया। तो देखो बच्चों हमें आया, ये हमारा Q है, भागफल आया ये, और ये हमारा शेष आया, ओके, ये हमारा शेष आया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों, 135 कितना से गुना, एक बार में गुना किए थे, गुने 1, और शेष कितना आया बच्चों, हमें 90 आया। तो यहाँ पर 90, ऐसे यूक्लिड विभाजन के नियम से चल रहे हैं, ओके। अब इसे हम देखो बच्चों यहाँ चरण लिख देते हैं, ये चरण 1 है, चरण अब आते हैं 2 में, तब 135 आ गया। तो यहाँ अब 135, अब फिर अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से भाग देंगे, अब यहाँ 135 लिखेंगे इसमें, ओके। अब 35 दूना क्या होता है, तो 35 दूना 90 दूना क्या होता है, 90 दूना 180 होता है। तो हम एक बार में लगाएंगे, यहाँ 90 लिखें, ओके। अब फिर इसी प्रकार घटाएंगे, 5 है तो 5, अब 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचा, ओके। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, भागफल आया, ये हमारा Q आया। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, 90 गुने यहाँ 1 है तो 1 लिखें, अब प्लस शेष कितना आया, तो शेष हमें 45 आया, कितना आया, 45 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चरण लिखते हैं, चरण 3 लिखते हैं। तो अब क्या है, 90 है, अब 90 जो है यहाँ पर 90 लिखें, अब 90 बराबर क्या होगा, फिर भाग देंगे, यहाँ पर 90 लिखेंगे, इसमें रखेंगे, तो 45 दूना क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हमें ये पूर्ण रूप से कट गया, क्या आ गया, कट गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 गुने 2 और प्लस हमें शेष शब्द कितना आया, 0 आया, ओके। हमने शेष आ गया 0। तो अब यहाँ पर लिखने पड़ता है बच्चों, अब लिखेंगे अंतिम शेषफल जो आया है हमें, अंतिम शेषफल हमें कितना आया है, 0 आया है, 0 है। व अब भाजक कितना आया है, अब भाजक हमें आ गया कितना बच्चों, भाजक हमें ये 45 आ गया, ये हमारा भाजक है, ओके। तो 45 है, ओके। अतः लिखेंगे बच्चों, अतः HCF 135,225 का हमें जो HCF आया है वो कितना आया है, 45 आया है, और यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से हुआ, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से हुआ। तो आप इसे ज़रूर समझे होंगे, आप ये बहुत ही आसान है यूक्लिड विभाजन से निकालना, तो आप ये अवश्य समझे होंगे, और डिटेल में आपको मैं ये बताया हूँ। तो बच्चों आप लोग को होमवर्क में क्या करते हैं, ये और ये देते हैं, आप इसी जो विधि हम फर्स्ट बताएं उसी विधि से ये भी आप लोग को बनाना है। अगर आपको कोई दिक्कत और समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसा लगा, अगर आप समझे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।